इसका वो दे जाओ, मार्कर। नहीं है? चलो, काम चल जाएगा बेटा। क्योंकि इस पे थोड़ा कम दिखाई देता है वैसे, कम चलता है चौक, वो क्वालिटी नहीं। नहीं तो वो खड़िया वाला चौक होता है ना, वो भी फर्स्ट क्लास होता है। जानते हो खड़िया? नहीं जानते? अच्छा, खड़िया नहीं सुना तुमने यार? हैं? सुना है? अरे ये तो चौक होता है, देखो ऐसा, वो होती है उल्टी सीधी, ढिला ढिला, मोटा सा, जैसे कंकड़ पत्थर से होते हैं ना, ऐसे उल्टी सीधी शेप का, मतलब उसकी कोई शेप नहीं होती। तोड़ के उसके जैसे चूना, देखा है चूना? चूने के मोटे मोटे वो होते हैं, ऐसे उसको तोड़ तोड़ के और बस यूज किया जाता था, है ना? इरेगुलर सी, मतलब उल्टा सीधा, तिकोना चौकोना। ये बच्चे देख लो, नहीं जानते खड़िया। हम्म। बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना? कल कितने बच्चे थे? तो बेटा कल हमने पढ़ाया था रेप्लिकेशन, याद है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया था। अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है बेटा? डीएनए से आरएनए का कोडिंग होना या बनना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना? जो भी डीएनए के ऊपर कोड होते हैं, उसके ही कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है। नया आरएनए का एक स्ट्रैंड बनेगा। अंतर ये होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है ना? यानी देखो, हम बोले ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इससे आरएनए बन गया हमारा, एमआरएनए है ना? 5 to 3 बनता है बेटा, हमेशा जो बनता है ना आरएनए, वो कैसा होता है? 5 to 3। और अब आप देखेंगे ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। मेन चीज क्या है? देखिए ये जो यहाँ पे बना देते हैं दोबारा से, ए टी जी सी ए टी, ठीक है? और सामने क्या आएगा यहाँ पर? टी ए सी जी टी ए, ठीक है? ये नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है, दिखाया हम। तो ये जो आरएनए है, ये कैसा बनेगा? चक्कर क्या होता है, जो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं ना बेटा, उन डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड जो बनाता है,
हमेशा याद रखो, जैसे मैंने कल रेप्लिकेशन में बताया था कि वहां पर रेप्लिकेशन में बेटा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ही बनाते थे नया, है ना, जो डॉटर डीएनए बनाते थे नया दोनों ही बनाते थे अलग अलग होके। यहाँ पर केवल एक बनाता है। तो जो बनाता है उसको टेम्पलेट बोलती है। क्या बोलती है? टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो बनाता है। अब देखो अगर 5 to 3 आरएनए बनाए ना, इसका मतलब ये 3 to 5 वाले डीएनए स्ट्रैंड ने बनाया है। किसने बनाया है? 3 to 5 वाले डीएनए स्ट्रैंड ने इसको प्रोड्यूस किया। तो बेटा रे, ये वाला देखिए जो स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। कौन सा वाला? 3 to 5 वाला, क्योंकि इसने बनाया है। तो देखना इसके ऊपर ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि आरएनए में थायमिन तो होता नहीं है, उसकी जगह कौन होता है? यूरेसिल। तो यहां पर यूरेसिल आएगा। क्या आएगा? यूरेसिल। यहां पर टी है, टी के सामने क्या आता है? ए कॉम्प्लीमेंट्री, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, है ना, और टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए। ठीक है। अब आप नोटिस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि सर इसका तो अपोजिट वाला बना है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री बना है ये स्ट्रैंड, है ना। इस वाले का तो कॉम्प्लीमेंट्री बना है ये स्ट्रैंड। जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है उसके तो सिमिलर ही बना है। ये देखना, बस टी, टी की जगह यू कर देना है, बाकी तो ए सी जी ए देखो है नहीं है, सेम है ना। तो इसीलिए जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, जो करता कुछ नहीं है, बड़ी बात क्या है? करता कुछ नहीं है। एनसीईआरटी बोलती है इट डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, है ना, लेकिन उसका नाम रखा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम देते हैं इसको? यानी करता कुछ भी नहीं है लेकिन उसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है। क्यों है उसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड? किधर देख रही है? बोर्ड इधर है, उधर क्या देख रही है? बता, जान पहचान की तेरी बच्ची, फिर क्या देख रही है बेटा? है ना, ये हरकतों को ना चेंज करो। होता ना, कहीं जा रहे हैं मार्केट में, कहीं जा रहे हैं, इसने कैसी साड़ी पहनी है, औरतों की वो होती है ना एक आदत, इसने क्या, इसके वो कैसे हैं कान वाले, है ना, इसने कैसा मेकअप किया है, इसके हाथ में क्या घड़ी है या वो है ब्रेसलेट कुछ पहना। कहने का मतलब एक्स वाई जेड, कि हम लोग कभी कभी ऐसे खो जाते हैं और बिना बात के ऐसे ही देखते रहते हैं। अपने आप में वो रखिए, है ना, मतलब आप जैसे भी हैं और अपने आप को देखिए। और मतलब दूसरी चीज सबसे बड़ी बात कि आपका किस समय क्या टारगेट है। अभी इस समय क्लास में तुम्हारा सुनने का है, तो कोशिश ये करनी है बोर्ड पे सुनने का। तुम खोए हुए हो कहीं, नजर तुम्हारे इतनी देर से देख रहा हूँ, तो बेटा ये मतलब ये छोटी छोटी बातें, है ना, दिक्कत कर देती है। ये नहीं कि कोई गलत बात कर रहे हो कुछ कर रहे हो, लेकिन ध्यान तो यहाँ होना चाहिए ना। तो बेटा मैं ये बता रहा था कि देखो जो जो दूसरा स्टूडेंट है ये करता कुछ नहीं है कोड, लेकिन इसका नाम बोलते हैं कोडिंग स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उसके कोड सिमिलर हैं, इसके जैसे हैं, इसीलिए बस। जबकि आदमी क्या सोचेगा, अरे नाम कोडिंग है इसका लोग कोड करता होगा ना। वास्तव में जो कोड करता है या बनाता है वो तो टेम्पलेट वाला बनाता है, यानी असली स्टूडेंट तो ये है ना बेटा। खैर, देखिए सभी टाइप के आरएनए डीएनए से ही बनते हैं, दिमाग में ये बिठा लेना। क्योंकि बहुत से बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है, वो क्या सोचते हैं कि एमआरएनए तो डीएनए से बन जाता है, डीएनए से एमआरएनए बना हुआ ट्रांसक्रिप्शन में दिखाते हैं। अब बच्चे सोचते हैं बाकी, है ना, तो उन्हें कुछ पता नहीं होता। सारे आरएनए, सारे मतलब 3 मेजर टाइप के आरएनए होते हैं। कौन कौन से? हाँ, है ना, 3 मेजर जो आरएनए है हमारे, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और एक आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए।
ठीक है ना। ये चलो ये पता चल जाएंगे धीमे धीमे आपको। ये राइबोसोम का मेजर पार्ट बनाता है राइबोसोम, जिसको हम बोलते हैं ना प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो उस राइबोसोम को बनाता है आरआरएनए मेन, इसीलिए उसका नाम राइबोसोम। सबसे ज्यादा होता है सेल में ये, मतलब आरएनए में, सारे आरएनए में सबसे ज्यादा यही होता है, क्योंकि भाई राइबोसोम बनाता है 80% तक होता है। ये ट्रांसफर आरएनए, जिसका भी ट्रांसलेशन में हम रोल पढ़ेंगे, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को पकड़ करके लाएगा, पकड़ के मतलब बाइंड करके, और साइट पर पहुंचेगा जहां प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, बताऊंगा मैं आगे, है ना। राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। और एमआरएनए जो कि डीएनए के कोड को लेकर के जाएगा और बताएगा कि भाई देखो ये वाली प्रोटीन बनानी है ना। यानी एक तरीके से बताऊंगा मैं, तो मैं कहानी बताऊंगा आगे, फैक्ट्री से कंपेयर करके बताएंगे। जैसे एक फैक्ट्री है, कंपनी है कोई, है ना, उसका मालिक डीएनए है। कौन है उसका मालिक? सीईओ। और उसका मैनेजर कौन है? एमआरएनए, है ना। तो वो अपने मैनेजर को देता है इन्फॉर्मेशन कि जाओ इस टाइप का प्रोडक्ट बनना चाहिए। यानी मेन तो उसने इन्फॉर्मेशन दी ना, मालिक के अकॉर्डिंग ही तो काम करेगा। तो एमआरएनए उसी के अकॉर्डिंग जाता है, और, है ना। अब मालिक तो बैठा हुआ है एसी चैम्बर में, यानी डीएनए कहाँ बैठा हुआ है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस उसका एसी ऑफिस है ना। समझो कंपेयर करके स्टोरी की तरह। और फिर वो मैनेजर, वो जाता है, उससे इंफॉर्मेशन लेके उसके एसी ऑफिस में से निकल के बाहर सेल के अंदर, यानी वहां जाता है राइबोसोम पे। राइबोसोम वो यूनिट है उस बड़ी फैक्ट्री में, राइबोसोम वो यूनिट है जहां पर की माल बनता है, वर्कर्स काम करते हैं। वो उन वर्कर्स को समझाता है कि भाई ये ऐसे ऐसे करना है। और वर्कर्स कौन है? टीआरएनए, है ना। तो एमआरएनए के अकॉर्डिंग फिर टीआरएनए जाते हैं, अमीनो एसिड को पिक कर करके लाते हैं, उनको जोड़ने वाले एंजाइम्स वो भी वर्कर हैं, वो जोड़ देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाता है, प्रोटीन बन जाती है। पढ़ेंगे अभी आगे प्रोटीन सिंथेसिस, देख लो। एक फैक्ट्री की तरह पूरी कहानी है, देख लो। जैसे वो मालिक मालिक मैनेजर और वर्कर्स। तो कहने का मतलब ये होता है कि चीजों को जो हम समझने की कोशिश करते हैं ना, तो आसान होती है। और रटने की हमेशा रट्टा रट्टा रट्टाफिकेशन तो दिक्कतें पड़ो। इंटरेस्ट लोगे तो हर चीज एकदम आसान। तुम्हारा दिमाग अपने आप कहानी बना लेगा उसके बारे में। क्योंकि आप जानते हैं ना कि हम लोग स्टोरी नहीं भूलते। मूवी देख के आते हो, वो एक कहानी उस समय याद आती है ना, पूरा सीन याद आता है, अच्छा ऐसा किया तो मतलब, जब आपको इंटरेस्ट आ जाता है। और जब पढ़ाई की बात होती है तो नींद आने लगती है है ना। नींद आती है। वो लड़की तो यही सो रही थी कल की बात है शायद, आई नहीं है आज वो आज सोती रह गई होगी। तो खैर, तो हम यहां पर बातें कर रहे थे। तो बेटा, डीएनए से आरएनए बनाने वाला जो एंजाइम होता है ना, वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम होता है उसका? आरएनए पॉलीमरेज, बाई आरएनए पॉलीमरेज। और अगर इस आरएनए पॉलीमरेज का मैं पूरा नाम बोलूं प्रॉपर, तो बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पर डिपेंड करने वाला आरएनए पॉलीमरेज है ये एंजाइम। ठीक है बेटा, क्योंकि डीएनए से ही तो आरएनए बना रहा है। कल जो मैंने बताया था डीएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए से डीएनए बना रहा था, तो उसका नाम हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अगर पूरा नाम बोले तो। यहां पर आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए बनना है, तो डीएनए डिपेंडेंट, यानी जिससे बनता है उस पर डिपेंडेंट, और जिस जो बनता है उसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। समझ रहे हो ना बात को? अगर आरएनए से ही आरएनए बने, अगर आरएनए से ही आरएनए बने, तो बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सिंपल।
तो बेटा एक आज तो 12th वाली एनसीईआरटी है ज्यादातर बच्चों पे। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी लिखा होगा, जरा देखो उसमें डायग्राम से एक बना होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। हाँ बेटा यही डायग्राम है पेज पे, हाँ यही वाला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। देखो चाहे हिंदी इंग्लिश की कोई भी बुक हो, देखो जरा, क्योंकि हम यूज तो बाइलिंगुअली बोल रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में ज्यादा बोला जाए। पेज नंबर बता देना तू। अरे बावली लड़की, मोलिकुलर बायोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन में जा। अरे ट्रांसक्रिप्शन नहीं जानती? ट्रांसक्रिप्शन वो हेडिंग में तो जा कम से कम। और वो उसे चैप्टर ही नहीं मिला अभी। चैप्टर का नाम बता दे भाई, तू हिंदी में क्या है? नहीं तेरी तो इंग्लिश वाली है ना शायद, तो पेज नंबर अलग होगा। हाँ ठीक है, सही चैप्टर पहुंच गई। ये तो जानना पड़ेगा देखो, है ना? ये तो मतलब आपको इस चैप्टर की नॉलेज नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं। तो देखो वहां पर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगी। हालांकि ये इनकी गलती है बुक वालों की भी। क्या नाम बेटा दोबारा बताना चैप्टर का? वंशागति का आणविका था। तो इतने ज्यादा शब्द शुद्ध हिंदी का इन्हें है ना बुक वालों को भी यूज नहीं करना चाहिए। वंशानुगति का आणविका था, आणविक मोलिकुलर, है ना? मोलिकुलर के लिए आणविक नाम बोला गया। और वंशानुगति तो ठीक है, इनहेरिटेंस हो गई, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आधार बेसिस हो गया, आधार। लेकिन कठिन होते हैं शब्द वो, कुछ शब्द इतने ज्यादा कठिन होते नहीं, जबकि पढ़ा हमने भी हिंदी में स्टार्टिंग में। बट मतलब यूपी बोर्ड से सोचो बिल्कुल शुद्ध हिंदी। लेकिन आज की डेट में हिंदी पढ़ना या वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं। कितने खतरनाक शब्द हैं। आणविक, है ना? पुनरुद्भवन एक शब्द होता है, रीजनरेशन होता है इंग्लिश में, रीजनरेशन, और उसको हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन। तो उसका कारण मैं बता रहा हूँ। चाहे आप हिंदी की बुक लें, खैर मेरी तो राय ये हमेशा होती है, देखो मैं क्लियर कट बोलूं आप, कि बुक इंग्लिश की होनी चाहिए बच्चे के पास। बुक इंग्लिश की होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ है, या फिर क्योंकि ये बुक इतनी ज्यादा है नहीं तो कायदे में उसमें ब्रैकेट में शब्द इंग्लिश के होने चाहिए साथ के साथ। क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी और ऐसे शब्द होते हैं ना, ये अब आधार, है ना? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत कॉज हो जाती है। आपको एमबीबीएस में हिंदी की किताब नहीं मिलेगी, बुक्स। तो फिर उसके बाद में तो हाँ चलो आओ देखो, कितनी दिक्कत हो जाएगी। मतलब जो बुक्स हैं, अब कोई भैया रेयरली कोई मिल गई मतलब अपवाद स्वरूप, तो बात अलग है। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाए हिंदी मीडियम के भी, मतलब कि जो यूपी बोर्ड से प्रॉपर थे और ने पढ़ाई लेकिन इंग्लिश में ही की, चाहे डिक्शनरी लेके ऑक्सफोर्ड की कैसे भी की। क्योंकि हमारा आगे जो वो है ना सिस्टम, वो हिंदी का नहीं है ना, प्रॉब्लम ही है। अब या तो वहां पे प्रोफेसर हिंदी में पढ़ा के जाए, वो तो बस पढ़ाएगा, लेक्चर लेगा, है ना? और तुम ढूंढते रहो कहीं पे भी, वो चला जाएगा इंग्लिश में बोल के। तो धीमे धीमे अडेप्ट करने पड़ता है, धीमे धीमे अडेप्टेशन होता है। मैंने 11th 12th में मिक्स लिखता था मैं, यूपी बोर्ड के कॉलेज में था स्कूल में, लेकिन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों टाइप की क्लास चलती थी उस कॉलेज में। 10th तक में बिल्कुल वो था
बिल्कुल कौन सा? AIU वाला, शुद्ध हिंदी, एक भी इंग्लिश का शब्द नहीं। फिर 11वीं 12वीं वाले में मैंने ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया कि जिसमें हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड का ही था कॉलेज, और इंग्लिश मीडियम क्लास भी थी, सेक्शन। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, जिससे कि ठीक है, नहीं कम समझ में आता था धीमे धीमे। फिर क्योंकि टीचर ऐसे नहीं होते कि वो थ्रू आउट इंग्लिश बोल के, अब मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊं रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ? बस टर्मिनोलॉजी और वो है ना, वो टर्म ही तो इंग्लिश में रहते हैं सब। और फिर BSc में भी मैंने थोड़ी और ज्यादा इंग्लिश हो गई। BSc में जब एग्जाम देता था, या अपने नोट्स बनाए अपने हाथ से, तो कैसे, हिंदी इंग्लिश मिक्स, है ना। उसने ये कंक्लूजन दिया, उसने हिंदी में लिखा जा रहा है, कंक्लूजन इंग्लिश में लिखा जा रहा है। समझ रहे ना आप? यानी आप सोचोगे ऐसे कैसे लिख दें, हम मिक्स कैसे लिख दें, तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, क्यों नहीं लिख सकते? लैंग्वेज समझाने का मतलब होता है ना। हाइड्रा रीजनरेशन करता है, अब हाइड्रा भी इंग्लिश हुआ, रीजनरेशन करता है हिंदी हो गया। ऐसे लिखता था एग्जाम में, तो 60% 70% इंग्लिश दिखती थी लाइनें, लाइन नहीं, हर एक लाइन में भी बीच में शब्द, और 40% हिंदी दिख जाती थी, जो वैसे होते थे क्रिया वाले शब्द की, करता है, जाता है, ये है, वो है, ये सब हिंदी में हो जाते थे, ग्रामर ना बनानी पड़े। फिर MSc में थ्रू आउट इंग्लिश ही लिखी, थ्रू आउट इंग्लिश को खींच खींच के, इतनी धीमे धीमे आदत आदत तुम आ गया, इतनी कॉपी कॉपी। अब तो कॉपी नहीं मिलती, तब तो कई की कॉपी भर देते थे हम लोग, बस लिखते जाते थे, हमें पता था कि ज्यादा लिखना है, एग्जाम में नंबर तो देगा। लिखते जाओ लिखते जाओ, कोई ग्रामर नहीं देख रहा हमें, मतलब बस लिखना है इंग्लिश में, है ना। तो बेटा, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो ज्यादा ही हिंदी वाले हैं, कि मैं तो सीधा जाता उदाहरण हूँ तुम्हारे बीच में। मैंने छठी क्लास में ABCD पढ़ी थी, छठी क्लास में। सिक्स्थ क्लास जो बोलते हैं, उसको हम लोग छठी बोलते थे ना। तो गांव में प्राइमरी स्कूल तक इंग्लिश नहीं चलती थी उस जमाने में। छठी कक्षा में लाइन वाली कॉपी में, 4 लाइन की कॉपी में मेरी डेली पिटाई लगती थी, क्योंकि मैं कभी ऊपर ले जाता था, कभी नीचे ले जाता था शब्दों को। छोटी वाली ABCD लिखने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी भाई साहब। समझ गए? हो सकता है अभी भी कहीं शब्द लिखने में कोई ऊपर नीचे, लेकिन कोई मैटर नहीं करता। इस अब तो लेवल पे आपकी जितनी ज्यादा कम समझ में आ रही है आपकी, तो उतनी अच्छी राइटिंग है। देख रहे हैं डॉक्टर की राइटिंग कैसी होती है। हम तो कोशिश करते हैं आपको साफ साफ लिख के, जिससे कि आपको समझ में आए। नहीं तो ये हमारी तो बहुत फ्लो में होती है ना राइटिंग, कर्सिव वाली जैसी। ये तो सोच सोच के आराम आराम से लिखते हैं, जैसे सेपरेट कर करके। तो ये चीजें अपने आप होती जाती हैं, बस आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो एक बच्ची थी बहुत ही बिल्कुल शुद्ध हिंदी की, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से, मैंने कहा बेटा उससे शब्द वो थोड़ा कर करके कर रहे हैं ना। और पता है, वो MBBS कर लिया उसने, अब तो MD भी कर लिया। और जब मुझे पता चलता था, MBBS में ही वो अपने यहाँ पे आगरा मेडिकल कॉलेज में, SN में, और वो ऑर्गेनाइज कराती थी सेमिनार वगैरह और इवेंट, खुद वो करती थी, मतलब होस्टिंग टाइप का, और इंग्लिश में सब कुछ। क्यों, होस्टिंग करना भी बड़ी बात होती है, बोर्ड पे खड़े होकर बोलना। तो ये करती थी। मुझे नाम भी याद है उसके बच्ची का, मिनाली, मिनाली गुप्ता। इतनी ज्यादा हिंदी हुई तो सेलेक्ट 3 4 साल में थी, 4 साल में। 11 12 कर लिया, फिर करती रही 2 3 साल तैयारी है। धीमे धीमे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। बायोलॉजी बड़ी जल्दी कवर कर ली, फिर है ना धीमे धीमे फिजिक्स में, है ना, दिक्कत रही। फिर लेकिन हो गया उसका सिलेक्शन, लगी रही, लगी रही। तो मैंने ये जाना, वो मेरे लिए एक एग्जाम्पल है। कभी मैं किसी बच्चे को एग्जाम्पल देता हूँ ना, तो उसका देता हूँ। जबकि मेरे पढ़ाए हुए एम्स दिल्ली तक में भी बच्चे हैं। मैंने कंपटीशन में बहुत पढ़ाया हुआ है बेटा, इसी डिग्री कॉलेज में आने से पहले, है ना, 14 साल मैंने नीट ही पढ़ाया है टोटली आगरा में। लेकिन उस लड़की का एग्जाम्पल सबसे बड़ा देता हूँ, जब भी वो वहीं आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि होता है ना, जो कुछ सोच भी नहीं सकता कि मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, मतलब टीचर भी नहीं सोच सकते ये बच्चा क्या सेलेक्ट हो जाएगा, इससे तो
अगर अपने पूरे घर परिवार के नाम भी लिखवा लो तो इंग्लिश में लिख नहीं पाएगा बच्चा। और मेहनत कर करके फिरोजाबाद की थी शायद वो। और देख लो ये बड़ी बात है कि मैं 10-12 साल पुरानी बात होगी कम से कम। और है ना, और ज्यादा भी हो सकती है, मुझे पता नहीं ढंग से किस ईयर की। 2007 से पढ़ा रहा हूँ मैं, 6 से पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन तो, जब मैंने एमएससी किया था। तो इतना ज्यादा मतलब कि होता नहीं कि बस मुस्कुराते रहते हैं, कितनी भी डांट पड़ जाए टीचरों की। इतना लेबोरियस बच्चा, और वो कर करके, यानी कि होता है ना जो हम कहते रहते हैं, डायलॉग मारते रहते हैं कि मेहनत से पॉसिबल है। तो वो उस जब एग्जाम्पल सामने दिखता है ना जब ऐसा कि मेहनत से सब पॉसिबल। तो बेटा सबसे बड़ी बात मेरी हमेशा ये रहती है तुम लोगों को कहने की, कि विश्वास अपने आप में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बात। मैं अब तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो मैं भी तो कुछ विश्वास से ही तो खड़ा हूं। और इवन ये विश्वास है कि अगर मुझे कोई ये यहाँ कह देना कि ये वाला सर टॉपिक पढ़ाना है आज तक, मैं वही टॉपिक शुरू कर दूंगा, वही चैप्टर शुरू कर दूंगा पूरी बायोलॉजी में से। उसके लिए नहीं है कि मैं घर पे पढ़ के रट्टा मार के आऊंगा। हुआ है एक दो बार ऐसे हमने, है ना, बीच बीच में एक टॉपिक हम पहले के जो अचानक से शुरू किए। तो बेटा रे, बस ये है कि अपने आप में विश्वास रखो। चलो जैसे भी तुम्हारी कहीं भी किसी स्कूल में पढ़े हो, या जैसे भी घर के हालात रहे हैं, है ना। मैं भी किसान का बेटा रहा हूँ बेटा, मतलब जहां पे आप समझ रहे हो, सोचो छठी क्लास में इंग्लिश पढ़ी, तो कितनी बड़ी बात है कि कहाँ। और आज की डेट में मुझे कोई किताब पढ़ने में दिक्कत नहीं आती इंग्लिश की, को पढ़ने में या पढ़ाने में। हाँ, वो आदत नहीं है कि कहीं जैसे होते हैं नहीं मैच वाले प्रेजेंटेशन, फ्लुएंटली इंग्लिश में और थ्रू आउट ऐसे बोलते रहते हैं, कुछ भी एक है अपनी। तो वो हमें ऐसी आदत नहीं है। लेकिन पढ़ाने में इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, थ्रू आउट कितना भी डिक्टेट करा सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ। तो है ना, ऐसे ही मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप अपने दिमाग में ना, बस चीजों को सभी सब्जेक्ट में थोड़ा उनको क्या करो, समझने की कोशिश करो और अपने ऊपर विश्वास रखो बस। अपना काम करो। बाकी तो जो भी आपका भगवान है, मतलब भगवान है, अल्लाह है, जो भी है आपका, सब एक ही है। तो उसमें अपना विश्वास रखो और अपनी मेहनत करते हैं। क्योंकि हमारा काम ये नहीं है, आपने तुरंत कहा कि 1 घंटा पढ़ लिया हमने और हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ नीट। होना तो तभी है जब होना है लेकिन उसके लिए हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। मेरी बात समझ रहे हो लाली। और थोड़ा एनर्जी में सुबह नाश्ता करके आई थी, हैं? क्या खा के आई थी चाय के साथ? 2 बिस्किट। देख लो, हाँ कह रही है। ये नाश्ता है, चाय के साथ 2 बिस्किट। गैस बन जाएगी, खाली पेट चाय पी लोगे सुबह सुबह। थोड़ा कुछ, मेरे कहने का मतलब ये है, देखो है ना, ऐसे झुमके गिरे हुए लग रहे हैं तुम्हारे। झुमके गिरे का मतलब ये नहीं है कि तेरे कान में झुमके नहीं है। झुमके गिरने का मेरा डायलॉग है, जब बच्चा मुरझाया सा नजर आता है ना कोई, तो मेरा डायलॉग है ये, बोल देता हूँ झुमके गिरे हुए। इसका मतलब ये होता है ना, डाउन। थोड़ा एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जेटिक रहो क्लास में हमेशा पढ़ते समय। सोना है जब, तब सोने का काम करना है हमें। ठीक है, चलो। हाँ, तुझसे भी कह रहा हूँ, तू अभी आई है बहुत देर में। तू तो बेटा मतलब तुझे तो एक ग्लूकोज की बोतल साथ में लेके चलनी चाहिए 2-2 सिप मारती रहे अपने, क्योंकि खाती पीती तू है नहीं। क्या नाम है तेरा? हाँ बेटा, तू खाती क्यों नहीं है खाना? तो तेरे घर में देख रहे इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनती है, देख। और मतलब ठीक ठाक सी रोटी बनवाया कर मम्मा से। और कितनी खाती है? कितनी खाती है? ठीक खा लेती है। चलिए खैर, बैक टू पवेलियन आते हैं। तो मैं बता रहा था, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात कर रहा था बेटा, है ना। इसमें देखो आपको क्या छपा हुआ है, यही वाली बात है, मैंने समझाया था ये तो आपको, है ना। क्योंकि मेन चीज समझने की देखो प्रोसेस, बाकी अभी बताता हूँ, स्टेप में कुछ नहीं है ज्यादा। 3 to 5, 5 to 3,
तो देखो एक तो ऐसे यहां पे ऐसे बनाए, एक यहां पे ऐसे बनाए, बना नहीं बना? लो मैं ऐसे करके अब तो दिख रहा है ना क्लियर, जॉइन कर देता हूं। ये प्रमोटर है, क्या है ये? प्रमोटर। और ये टर्मिनेटर, लिखा है ना बेटा? प्रमोटर वो होता है जहां पे प्रोसेस स्टार्ट होती है, प्रोसेस स्टार्ट होती है, बनना जहां से स्टार्ट होता है। और टर्मिनेशन से आया शब्द टर्मिनेटर, जहां पे कि बंद होती है, खत्म। टर्मिनेट मतलब खत्म। और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चरल जीन है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, जैसे जीन या डीएनए है ना, स्ट्रक्चरल जीन है जिसकी की सिंथेसिस होनी है ना, जिसका आरएनए बनना है। ठीक है बेटा, मैंने बताया 3 to 5 वाला हमेशा ध्यान रखना, हमेशा 3 to 5 वाला टेम्पलेट होता है। और 5 to 3 वाला कोडिंग स्ट्रैंड होता है। अच्छा एक और चीज है, वैल्यू इसी की ज्यादा है, बिना बात के। एनसीईआरटी में जब तुम पढ़ोगे ना शब्दों में बेटा, तो देखना तुझे हिंदी में भी लिखा मिलेगा कि करता कुछ नहीं है, लेकिन जो कंट्रोल पॉइंट है वो इसी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। जैसे सपोज करो मैं तुमसे क्या बोलूं, मैं तुमसे बोलूं प्रमोटर किस एंड पे लोकेटेड है, प्रमोटर किस एंड पे लोकेटेड है, तो तुम बोलोगे कि सर टेम्पलेट स्टैंड के 3 एंड पे है और कोडिंग के 5 एंड पे है, यही तो बोलोगे। टर्मिनेटर किस एंड पे है? टेम्पलेट 5 पे और कोडिंग के 3 पे। कोडिंग के तो 3 एंड पर है ना, लेकिन पता है तुम क्या बोल सकते हो, केवल एक शब्द ये लिखा आ सकता है, प्रमोटर कहाँ है? 3 एंड पे। टर्मिनेटर कहाँ है? 5 एंड पे। मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस केवल अगर आपने बोल दिया ना कि प्रमोटर कहाँ है? 3 एंड पे, सॉरी 5 एंड पे प्रमोटर, तो अपने आप हमें समझना है कि अगर सामने वाला कह रहा है ना कि प्रमोटर कहाँ है 5 एंड पे, तो हमें समझना है कि कोडिंग के 5 पे है। क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? हमेशा कोडिंग के रिस्पेक्ट। ये दुर्भाग्य की बात है कि उसकी वैल्यू ज्यादा दे रखी है जबकि करता कुछ नहीं है। तो बेटा रे, अच्छा तुम ये भी कह सकते हो कि क्या सर हम प्रमोटर को इधर नहीं रख सकते और टर्मिनेटर को इधर रख दें? रख सकते हो। रख सकते हो, लेकिन पता क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको प्रमोटर को इधर रख दिया और टर्मिनेटर इधर, तो फिर ये ऊपर वाला कोडिंग स्टैंड बोला जाएगा और नीचे वाला टेम्पलेट स्टैंड बोला जाएगा। यानी फिर उनकी पोलैरिटी बदल जाएगी ना। मैंने क्या बोला अभी तुम्हें, हमेशा टेम्पलेट स्टैंड 3 to 5 होता है, क्योंकि आरएनए हमेशा 5 to 3 बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर मैं इधर प्रमोटर बोलूं ना, तो अब ये 3 to 5 ये वाला टेम्पलेट हो जाएगा, इधर से 3 to 5। समझे ना आप? तो ये देखो यहां पर, ये मान के चलिए, देखो देखो अब आना हो रहा है इनका, ये लड़कियां, ये देखो सपोज करो ये मैंने ऐसे दिखा दिया ना, ये आरएनए बनता हुआ जा रहा है। क्या बनता जा रहा है? आरएनए। ऐसे देखो इधर को बनता हुआ जा रहा है, है ना? चलो वो तो अभी मैं प्रोसेस में दिखाऊंगा। देखो तुम इसके आगे का एक डायग्राम देखो दूसरा, हाँ वही वाला पहले वाला उधर है ना। ठीक है बेटा, मिल गया ना डायग्राम अब? ट्रांसक्रिप्शन करके लिख रखा है ना प्रोकैरियोट में। तो देखो 3 स्टेप होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के। कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं? एक होता है इनिशिएशन, एक इलोंगेशन और एक टर्मिनेशन। ठीक है, तो एक कॉमन बात कर रहे हैं हम, पहले कैसी बात कर रहे हैं? कॉमन, चाहे यूकेरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, प्रोसेस तो एक जैसी होगी ना ट्रांसक्रिप्शन की। तो बेटा रे इनिशिएशन में पहले क्या होता है? ये डीएनए है ना, वो 3 to 5 और 5 to 3।
इनिशिएशन में सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज, कौन? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उस साइट पे आके जुड़ता है ना बेटा, जहां पर कि उसको आरएनए पॉलीमरेज, जहां से उसे स्टार्ट करानी है प्रोसेस, जिस जगह से उसे प्रोसेस स्टार्ट करानी है वहां पर आकर जुड़ेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर वाली साइट पे, प्रमोटर वाली साइट पे एक सीक्वेंस होगा जिसे पहचान करके वहां से जुड़ेगा। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में उसके बाद में देखो, ये इनिशिएशन था, ये इलोंगेशन है। आप देख रहे हो कि डीएनए ओपन हो गया है ना, ऐसे था ना, देख ना, ओपन हो गया है और उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज अंदर दिखा दिया ना हमने, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए हैं और अंदर चल रहा है वो, और किसकी सिंथेसिस कराता जा रहा है? आरएनए की या एमआरएनए की, है ना, 5 to 3 सिंथेसिस कराता जा रहा है। क्लियर है बेटा? सिंथेसिस इस तरीके से उसकी चलती जा रही है। ये इलोंगेशन स्टेप है। कौन सा स्टेप है? इलोंगेशन। इधर को आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और तीसरा स्टेप है कि बेटा लास्ट में, और ऐसे करते करते लास्ट में पहुंच गया है। यस सर। ये देखो, ये 5 to 3 हमें क्या मिल गया? वो आरएनए और ये आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। ये टर्मिनेशन है। क्या है बेटा ये? कलरफुल दिख रहा होगा तुम्हें। और सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनो, दिखा दी इन बातें हमने। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज इन तीनों स्टेप में से खुद अपने आप केवल एक स्टेप ही पूरा कर पाता है अपने आप। तो इलोंगेशन, ये मिल भी जाएगी तुम्हें, एनसीईआरटी में लिखी हुई जाएगी। आरएनए पॉलीमरेज अकेला कैपेबल है केवल क्या करने के लिए? इलोंगेशन। इनिशिएशन और टर्मिनेशन करने के लिए उसे किसी की हेल्प लगती है। ध्यान सुनना मेरी बात, क्या लगती है? देखना तो इस डायग्राम में, देखना गौर से, यहाँ पे होता है एक सिग्मा फैक्टर। कौन होता है? सिग्मा। यानी मैं ऐसे करके बना दूं ना, ये सिग्मा है। तो बिना सिग्मा फैक्टर के ये प्रोसेस नहीं हो सकती। ठीक है। सिग्मा एक यूनिट होती है, ये फैक्टर जरूरी है। इसको इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशिएशन फैक्टर या स्टार्ट फैक्टर बोल दो आप, है ना बेटा। ये जरूरी है प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। जैसे सपोज करो तुम्हारी बाइक है, बाइक है जो भी है, और वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो तुम बैठे हो उस पर, चले कहां से? तो पीछे एक धक्का मारने वाले ने धक्का मारा, धक्का मार के और वो स्टार्ट हो, तो धक्का मारने वाला लगा ना। अच्छा, धक्का मार के वो बस रुक जाएगा स्टार्ट होने पे, कि तुम्हारे साथ साथ वहां तक शहर तक भागा भागा जाएगा? रुक जाएगा ना। तो बस जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, सिग्मा अलग हट जाता है। ये रह गया सिग्मा पीछे ही। इलोंगेशन अकेला कौन कराएगा? आरएनए पॉलीमरेज। देखो उस डायग्राम में भी गौर से, कहां गई तेरी बुक? अच्छा, तो उसमें देखो सिग्मा फिर हट गया बेटा, उसके बाद में केवल आरएनए पॉलीमरेज ही आगे चल रहा है। ठीक है।
ऐसे ही। अच्छा, अब तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है। देखो, ब्रेक भी नहीं है। अब ब्रेक नहीं है, चलते तो जा रहे हो कि भाई हट जाना रास्ते से। अब ब्रेक नहीं है तो आपने स्पीड तो कम कर ली धीमे धीमे। तो फिर कोई सामने से रोकने वाला भी लगेगा, ये पीछे से खींचेगा पकड़ के। वो टर्मिनेटर है ना। तो वो है रो फैक्टर। कौन है? ये रो है ना, RH2। ऐसे सुना है आपने? ऐसे सिंबल एक होता है रो, ये सिग्मा। RH रो बोलते हैं बेटा, रो फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। तो ये देखो वहां छपा होगा उधर, देखो उस डायग्राम में छपा हुआ है रो फैक्टर, है ना। तो वो रो फैक्टर क्या करता है लास्ट में जाकर, और उसको RNA पॉलीमरेज को वहां से साइड से हटा लेता है ना। कहता भाई अब स्टॉप होनी है प्रोसेस, ठीक है। तो सिग्नल देता है कि अब प्रोसेस को रोकना है, तो ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो वो टर्मिनेशन फैक्टर है। कैसा फैक्टर है? टर्मिनेशन फैक्टर। और सिग्मा स्टार्टिंग फैक्टर है, इनिशिएशन फैक्टर। क्लियर? खोपड़ी हम बात आ गई, है ना। कि वैसे RNA पॉलीमरेज करा रहा है प्रोसेस, लेकिन पहले उसे स्टार्ट करने के लिए कोई चाहिए, हेल्प लगेगी, और खत्म करने के लिए भी हेल्प लगती है, रो की। ये तीनों प्रोसेस हैं। तो हमें ये मिल गया RNA। लेकिन ये जो RNA मिला ना बेटा, जब शुरू में नया RNA बनता है तो उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक ही बात है, मतलब कोई भी जैसे RNA स्टार्टिंग बनता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में तो समझो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस खत्म हो गई। बैक्टीरिया में यही होता है बस, यही होता है बस, है ना। उसमें सिंपल है प्रोसेस, प्रोकैरियोट में या बैक्टीरिया में। क्योंकि जो बनेगा RNA वो फंक्शनल RNA है, उसका कुछ नहीं होना आगे, उसका आगे कुछ नहीं होना। लेकिन जो यूकैरियोट है, जैसे हम लोग भी हैं यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में आगे उसकी प्रोसेसिंग होनी है। चक्कर क्या, जो बना है ना वो भी मैच्योर नहीं है या फंक्शनल नहीं है। उसमें कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो काम के नहीं है, जो आगे जाकर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे। तो उनको काट काट के हटाना है, और जो काम काम के पार्ट हैं उनको जोड़ना है ना। तो जितना बना उसका बहुत कम रह जाता है फाइनली, वो यूकैरियोट में बस। इसीलिए जो दूसरा डायग्राम मिलेगा तुम्हें आगे, है ना, वो वाला यूकैरियोट की प्रोसेस दिखा रखी है। दिखा रखे ना भाई वो वाली, हाँ राइट हैंड साइड में उसके नीचे लिखा भी होगा। तो वो एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया। देखो ट्रांसक्रिप्शन तो दोनों की प्रोसेस वही थी वैसे कायदे में, लेकिन ये उसके बाद में प्रोसेसिंग वाली बात है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या हुआ वो यूकैरियोट में ही होता है। चलो बताता हूं, देखो। बेटा रे, सभी के लिए, सभी टाइप के RNA को बनाने के लिए केवल एक ही RNA पॉलीमरेज होता है, प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया। ओनली वन। ठीक है बेटा, एक ही RNA पॉलीमरेज तीनों को सिंथेसाइज करता है। लेकिन यूकैरियोट में, इसमें यूकैरियोट में तीन अलग अलग टाइप के RNA पॉलीमरेज पाए जाते हैं साहब। ये वाली बात भी मिलेगी तुम्हें एनसीईआरटी में, है ना।
आज वैसे काफी सारा वो ट्रांसलेशन भी मैं सोच रहा हूँ जरा बता दी जाए, क्योंकि मॉलिक्यूलर की हो सकता है ये लास्ट लिखनी पड़े। यूकैरियोट्स, इसमें ना बेटा देखो 3 एंजाइम्स हैं आरएनए पॉलीमरेज। 3 आरएनए पॉलीमरेज है ना बेटा। कौन कौन से? एक होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, 1 2 3। और आरआरएनएज किसके लिए होता है? आरआरएनएज। चक्कर क्या है, यूकैरियोट में कौन कौन सी आरआरएनए होते हैं? आरएनए के भी तो टाइप होते हैं। 3 टाइप के आरआरएनए ये बनाता है, 28S टाइप का, 18S का और 5.8S टाइप। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज 2 ये क्या सिंथेसाइज करता है? HNRNA। क्या सिंथेसाइज करता है? HNRNA का पूरा नाम होता है हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। और मैं आपको बता दूं, HNRNA इमेच्योर एमआरएनए का नाम है, यानी एमआरएनए की पहली वाली स्टेज का नाम ही HNRNA। समझे? तो एमआरएनए भी कह सकते हैं सीरियस, यानी ये एमआरएनए का ही बचपन है, ये समझ लो। उसका ना बचपन, तो ये उसका बचपन है, उससे एमआरएनए बनता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसको ट्रांसक्राइब करता है? एक तो टीआरएनए बचा रह गया है ना, और 5S आरआरएनए, पता है वो जो बचा रह गया था। चक्कर क्या बेटा, 4 टाइप के आरआरएनए होते थे, तो सारे आरआरएनए तो बनाता था आरएनए पॉलीमरेज 1, लेकिन एक टाइप का नहीं बनाता था, 5S आरआरएनए। तो 5S आरआरएनए बनाता है, इसके अलावा SNRNA, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है SNRNA। समझ गए? मेन मेन बातें वैसे ही हैं, अगर मेजर कि आरआरएनए के लिए 1 है, एमआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 है, और टीआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है। लेकिन एक टाइप का आरआरएनए फर्स्ट नहीं बनाता, उसको थर्ड बनाता है। ठीक है, और एक छोटा सा आरएनए, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला हमेशा कि मेजर 3 टाइप के आरएनए होते हैं। मैंने तो नहीं बोला कि नहीं केवल 3 ही टाइप के आरएनए होते हैं ना, मैंने बोला मेजर या मेनली 3 टाइप के आरएनए होते हैं, मेन जो होते हैं वो ये थे। लेकिन वैसे देखो, जैसे SNRNA आ गया ना, एक SCRNA भी होता है, एक SNORNA भी होता है, होते हैं। जरूरत नहीं है तुम्हें उनकी, लेकिन छोटे छोटे और आरएनए भी पाए जाते हैं। मिक आरएनए होता है, MT RNA। तो बेटा रे, ये है ना, ट्रांसक्राइब करेंगे, बात क्लियर है? अब मैं जो बता रहा था अभी आपको कि देखो, हाँ ये वाला डायग्राम, कि जो बन गया, जैसे यहाँ पे आरएनए बन तो गया, इसको क्या लिखा रखा है? आरएनए। अच्छा, ये तो आरएनए ठीक लिखा है, इंग्लिश के शब्द का ही आरएनए लिखा है, मैं सोचा कहीं इसको भी कुछ और लिख रखा हो। तो ये आरएनए है ना, ये बन गया। अब इसका आप देख रहे हो गौर से,
जिन लोगों पे एक तो बहुत बड़ी गलती ये है कि ये जो एनसीईआरटी ने लेके आए, ऊंट की तरह बस मुंह उठा के भगे चले आए, है ना। देखो, इसमें रेड वाला पार्ट भी दिख रहा है तुम्हें और येलो येलो पार्ट दिख रहा है, दो तरीके के हिस्से दिख रहे हैं इसमें। जो यूकैरियोट में बना है, प्रोकैरियोट में तो पूरा एक जैसा ही है। यूकैरियोट में जो बना, उसमें दो टाइप के हिस्से दिख रहे हैं भाई साहब। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? क्या दे रखा है? ग्रीन? नहीं नहीं नहीं, वो तो समझ रहा हूं मैं किसको ग्रीन कह रहे हैं। वो तो पूंछ लगी हुई अलग है, वो टेल, है ना। बताऊंगा अभी। शुरू में जो बना उसमें दो पार्ट होते हैं, कौन से? मतलब ये तो दिखाई एनसीईआरटी ने, कोई रेड ग्रीन थोड़ी होते हैं कलर। ये तो एनसीईआरटी ने कलरफुल करके दिखाया है तुम्हें समझाने के लिए, है ना। ये मत सोचना कि ये कलर होते हैं। अब देखो, जैसे ये आरएनए बन गया है ना, ये हटा दूं, ये लिख लिया तुमने। तो देखो, जैसे ये हमारा ये मिल गया तो हमें ये मिला आरएनए। लो, मैं ऐसे दिखा दिया है ना, बीच बीच में कुछ अलग से दिख रहा है ना, टुकड़े से। तो पता है ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है, यूकैरियोट की बात हो रही है, यानी आरएनए जो शुरू में इनिशियल आरएनए नया, इसमें, या एचएनआरएनए भी कह सकता हूं मैं, क्या कह सकता हूं इसको? एमआरएनए का जो बचपन है, इसमें देखो कुछ पार्ट हैं ये इंट्रॉन, कैसे पार्ट हैं? इंट्रॉन, जो कि आगे काम के नहीं होते, जो आगे प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं आएंगे, तो उनको बुलाता है इंट्रॉन। और ये वाले जो पार्ट हैं लाइटर से जो मैं दिखा रहा हूं, ये हैं एक्सॉन्स। क्या है? तो यूकैरियोट जो होते हैं हम लोग, यूकैरियोट में जो हमारे जीन होते हैं ना बेटा, वो स्प्लिट जीन बोले जाते हैं। कैसे जीन बोले जाते हैं? स्प्लिट जीन। और स्प्लिट जीन का मतलब होता है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन का पाया जाता। प्रोकैरियोट में स्प्लिट जीन नहीं होते, तो इसलिए इसमें एक्सॉन होता है, इंट्रॉन। यानी ये डीएनए में ही थे ये दोनों पार्ट। ये जो पार्ट थे ना एक्सॉन इंट्रॉन, वो किस में थे? डीएनए में ही थे। अब चूंकि डीएनए में थे जीन में, तो आरएनए में भी आ गए ट्रांसक्रिप्शन होके। अगर डीएनए में नहीं होते तो आरएनए में भी नहीं आते। इसका मतलब बैक्टीरिया के डीएनए में नहीं थे तो नहीं आए। तो इसीलिए इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है ना। जैसे तुम देखते हो कहीं भी कोई भी चीज, जैसे आपने देखा होगा, अपने घर पे हम जूस निकालें किसी चीज का, तो वो कैसा निकलता है ना, गाढ़ा गाढ़ा सा झाग से, और ये सब है ना ऐसा। और मार्केट में देखो आप, पैक्ड आते हैं जूसेज और ये सब, बिल्कुल एकदम स्मूथ होंगे, कहीं कोई उसमें रेसा नहीं आएगा, फाइबर कुछ नहीं आएगा, है ना। क्योंकि प्रोसेसिंग होती है ना, बहुत सारी चीजें डालते भी हैं, छानते वानते होंगे उसको प्रॉपर तरीके से। हालांकि अच्छा वही है जो आपका एकदम रॉ, है ना, घर पे जो बनना है अगर, वो तो सबसे बेस्ट है। ये बात अलग है कि झंझट बहुत होते हैं निकालने में यार। अच्छा, मैंने तो ये भी ताज्जुब किया यार, कि जैसे मौसम्मी तुम अपने घर पे निकालो, मौसम्मी का जूस, ठीक है, और उसी को तुम, मौसम्मी या संतरा, सामने उसे जूस वाले से अपने, तुम्हारे आंखों के सामने वो मौसम्मी छील के डाल रहा है, तब भी जूस उसका पतला होता है बहुत ज्यादा, है ना। और हम जो अपने घर पे, तो वो गाढ़ा गाढ़ा होता है, ये क्या कारण है? जबकि आपके सामने ऐसा तो नहीं है कि वो पीछे आपके सामने भी निकाल रहा है मौसम्मी का जूस, फिर भी ऐसा होगा, है।
बर्फ, बर्फ डाल देता है और ये हम एक दो बार निकाल लेते हैं। नहीं, लेकिन तो वो तो हाँ, अच्छे से निकाल लेता है वो बिल्कुल पूरा, लेकिन वो इतना ज्यादा थिक नहीं होता, मैंने देखा, मैंने बहुत बार नोटिस किया। ये मैंने अपने आप सामने छिलवाई, अपने सामने भी जैसे छिली हुई रखी रहती है ना, छिली हुई वो उसमें रखी रखता है बर्फ वाले उसमें, तो ये लगता है वो गीली गीली पड़ी रहती हैं। क्यों गीली गीली भाई, पानी पी पी के गीली हो गई वो, मतलब इतना है ना पानी उन्होंने अंदर भी चला गया उनके, तो डाइल्यूट हो गया मामला। लेकिन मैंने अपने सामने भी छिलवा छिलवा के भाई कि छिल के और तब डाल, तब भी वो वाली बात पता नहीं क्यों नहीं निकलता। सही है, सही है। इसमें मतलब फाइबर से, हाँ, यही है ना, कि वो केवल केवल वो जूस जूस ही निकालती है, मतलब वो फाइबर से वो सब ऐसे हो जाते हैं वो, है ना। क्योंकि हमारे वाले में सब वो उसमें आता रहता है, अगर घर से कुछ कोशिश करेंगे तो, ये चक्कर है यार। पहले मैं सोचता था कि कहीं ये पानी में भिगो भिगो के रखता है इनको, इसीलिए वो गीली गीली पड़ी रहती है, पानी में भिगो के रखता है ऑलरेडी। तो क्योंकि एक गिलास जूस में अगर उसका, है ना, थोड़ा सा 50 ml पानी अगर चला गया, है ना, इसीलिए तुमने देखा होगा जब गर्मियों में बर्फ बहुत ज्यादा डालेंगे, पूरा भर देंगे बर्फ से, तो नुकसान तो आपका ही है, आपको क्वांटिटी कम मिल रही है जूस पीने में। खैर, तो मैं यहाँ पर ये बात कह रहा था, ये प्रोसेसिंग करनी है तो पता है क्या होगा बेटा, इनको काट काट के फेंकना है, और जो टुकड़े बचेंगे ना, ये मैं इंट्रॉन को निकालना है, किसको निकालना है, इंट्रॉन को काट काट के निकालना है। तो कोई कैंची की तरह काम करेगा, कैंची की तरह काट के निकालेगा। लेकिन उससे पहले हमें इसके एंड्स को प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। तो एक तो बेटा स्टेप होता है कैपिंग, क्या होता है, अब तुम देखो डायग्राम में दिख रहा है ना, तो 5 एंड पे तुम्हें यहाँ पे कैपिंग नजर आएगी, क्या नजर आएगी, कैपिंग, जी कैप करके लिखा होगा। तो ये कैपिंग, या इसको मिथाइलेशन भी बोलते हैं बेटा, कैप ऑफ 7 मिथाइल, पूरा नाम लिख देता हूं, ग्वानोसिन। वह एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा लिखा हुआ शायद, 7 मिथाइल ग्वानोसिन, इसका कैप होता है 5 एंड पे, प्रोटेक्ट करता है आरएनए को, है ना। वो डायग्राम में है बेटा, देखो पीछे को देख लो जाके, थोड़ा नजर मान लो तुम, उधर 5 एंड पे दिखा दो इनको कि ये बुद्धि उठा ली, देख तू 5 एंड पे दिख रहा है कुछ कैप लिखा हुआ, दिख रहा है, तो ये क्या है, कैप है मिथाइल गुआनोसिन का, प्रोटेक्शन के लिए, जिससे 5 एंड को प्रोटेक्ट किया गया। अच्छा, 3 एंड पे, 3 एंड पे जो बच्चा कह रहा था कि ग्रीन ग्रीन दिख रहा है साहब, यहाँ पे एक, ये क्या टेलिंग है, पॉली ए टेल लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना बेटा, 3 एंड पे। चक्कर क्या, 5 एंड जो होता है एमआरएनए का वो हेड बोला जाता है, और 3 एंड टेल, तो 3 एंड पे टेलिंग होती है, टेलिंग। टेलिंग का एक और नाम होता है पॉलीएडेनाइलेशन, ध्यान रखिएगा, लिखा है ना, पॉलीएडेनाइलेशन, क्योंकि पॉली एडेनिलिक एसिड जुड़ते हैं वहां पे मॉलिक्यूल्स, लिखा है एनसीईआरटी में 200 से 300 मॉलिक्यूल जुड़ जाती है ना बेटा, वहां, वहां पे टेल पे। तो ये दोनों तरफ से वो काम हो गया, अब काटपीट होगी। देखो, उसके अलावा आपको दिख रहा है स्प्लाइसिंग, क्या दिख रहा है बेटा, इस पूरी मैकेनिज्म को भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो मैं बात कर रहा हूं ना प्रोसेसिंग को, इसको स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है।
ये एक स्टेप भी होता है इसका, और पूरी प्रोसेस को भी स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म कहते हैं, इसके नाम से फेमस है। तो देखना, ऐसे गोले गोले दिख रहे हैं कुछ तुम्हें सर्कल, पहिए पहिए से है ना, वो जिस पार्ट में दिख रहे हैं ना तुम्हें, शायद वो रेड रेड वाले पार्ट पे दिख रहे हैं, तो वो आके कहाँ जुड़े हैं, आकर इंट्रॉन से ही, इंट्रॉन वाले पार्ट से ही वो आके जुड़े हुए। तो ये जो पहिए पहिए से हैं, मैं तुम्हें इनका नाम बता दूं, या तुम उसी में एनसीईआरटी में नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। ये स्प्लाइसियोसोम्स, स्प्लाइसियोसोम, या एसएनआरएनपीज, एसएनआरएनए पार्टिकल्स होते हैं, है ना बेटा, एसएनआरएनए प्रोटीन्स, स्प्लाइसियोसोम, वही एसएनआरएनए नहीं थे, एसएनआरएनए उन्हीं के बने हुए हैं ये। वो जो एसएनआरएनए बताया था मैंने कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है, देख लो उसका काम आ गया यहाँ पे, रोल, उसके बने हुए हैं ये। तो ये यहाँ पे इंट्रॉन को काट देंगे, काट कर निकाल लेंगे, मतलब जहां जहां जुड़े हुए हैं ये समझ लो उस हिस्से को ये निकाल लेंगे काट के, ये कह सकते हो आप, है ना बेटा। और इसके बाद में आप देख रहे हो, ये जो स्प्लाइसिंग हो गई ना, तो देखना, ऐसा हो गया नहीं हो गया, इंट्रॉन से निकल गए, एक्सॉन्स रह गए, ये देखना एक्सॉन्स रह गए ना, जब बीच बीच में गैप नहीं है इनके बीच में, जहां से वो निकला है पार्ट, घट घट के टुकड़े हो गए, तो इनको जोड़ने वाला तो कोई चाहिए। तो चौथा स्टेप होता है लाइगेशन। एमआरएनए या मैच्योर आरएनए भी कह सकते हो आप, है ना, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था, एचएनआरएनए हमने एमआरएनए बोल दिया, या फिर मैच्योर, मतलब फंक्शनल आरएनए कह सकते हो, क्या कह सकते हो, फंक्शनल आरएनए। तो बेटा रे, ये लाइगेशन कौन करता है भाई, आरएनए लाइगेज, लाइगेज एंजाइम मैंने बताया था आपको, लाइगेज जो होता है वो जोड़ने का काम करता है, जैसे वहां पे रेप्लिकेशन में तुम्हें याद है उकाजा की फ्रेगमेंट थे, उनको जोड़ रहा था डीएनए लाइगेज, तो वो डीएनए लाइगेज था। यहाँ पर जो जोड़ने का काम करेगा वो आरएनए लाइगेज करेगा, आरएनए के टुकड़े हैं ना, तो ये फंक्शनल आरएनए बन जाएगा। ये यूकैरियोट में होंगी ये चीजें, प्रोकैरियोट में जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो बनता है वही सफिशिएंट। यहाँ ये चार स्टेप होंगे, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, लाइगेशन, और पूरी मैकेनिज्म को बोल देते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग या स्प्लाइसिंग।
मैकेनिज्म, समझे? ये है ट्रांसक्रिप्शन आपकी पूरी। क्लियर, समझ में आ गया बेटा? हाँ बेटा, अब देखिए, जेनेटिक कोड, कुछ बातें जेनेटिक कोड की बता दूं। देखो जेनेटिक कोड निकाल लो मेरे साथ। तुम्हें पता है बेटा कि ये जो हमारा आगे हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं कि भाई कौन सा अमीनो एसिड आएगा, मैंने बताया था ना, तो ये डिसाइड कौन करता है? कोड करता है, जेनेटिक कोड, है ना? तो कोडॉन बोलते हैं, कोडॉन। एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होता है ना, 3 न्यूक्लियोटाइड का, कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड का, उसको क्या बोलते हैं हम? कोडॉन। तो डीआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस था, उससे एमआरएनए के ऊपर आया सीक्वेंस, और उसको हम कोडॉन कहते हैं। ठीक है? अब बेटा रे, इसमें देखिए जो कंट्रीब्यूशन था लोगों का, मैं आपको नाम बता दूं। एक तो था गैमो, जॉर्ज गैमो, जिसने बताया ट्रिपलेट नेचर होता है। कैसा बताया? कि ट्रिपलेट है कोडॉन, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के उसको सीक्वेंस को पढ़ेंगे तो एक कोडॉन बनेगा। इसके अलावा बेटा क्रिक, कोकोआ, नायरेनबर्ग, होली, खुराना, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। मैथी, खाने वाली मैथी नहीं है वो, मेथियाई बोल दो या मैथी बोल दो, इस साइंटिस्ट का नाम था। गेमो, क्रेक, कोकोआ, नेरिनबर्ग, मार्शल नेरिनबर्ग, ठीक है, हॉली, खुराना, मैथी, etc। ये वो बंदे थे जिन्होंने बेटा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। बोला इतना आसान नहीं था, है ना? कि डीएनए के ऊपर देखिए, डीएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंस है, आखिर उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन कैसे बन जाती है, समझ लो ना आप? तो बीच में कौन था मीडिएटर? एमआरएनए। कौन मीडिएटर होता है? एमआरएनए। तो बेटा इस एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स बोले जाते हैं, इसके ऊपर कोडॉन्स, यानी डीएनए के ऊपर नहीं बोलते, ध्यान रखना, लेकिन डिक्टेट वो डीएनए नहीं किए हैं। मतलब डिसाइड तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कंपनी का मालिक तो वही था, तो डिसाइड उसी ने किया है, उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग ही, है ना? लेकिन जो आदेश दे रहा है वो एमआरएनए दे रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं कोडॉन। उसके अकॉर्डिंग ही फिर टीआरएनए अमीनो एसिड को पिक करके लाएगा, है ना? अच्छा एक और चीज देखो, लगे हाथ ये बात बता दूं, क्योंकि इस एमआरएनए के अकॉर्डिंग ही टीआरएनए अमीनो एसिड को पिक करके लाता है, तो टीआरएनए को पता है क्या बोल देते हैं नाम? अडेप्टर मॉलिक्यूल। किस नाम से जानते हैं?
ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, देखो। टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल करके लिखा हुआ होगा, टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है ना। उसके बारे में बता रखा है कि वो अमीनो एसिड के साथ बाइंड करता है। और पता है टीआरएनए पर एंटी कोडॉन बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एंटी कोडॉन। जो एमआरएनए पर कोडॉन है ना, उसका अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, उसके ऊपर एंटी कोडॉन होता है। खैर, तो पता है टोटल हमारे पास में कितने अमीनो एसिड हैं? हमारी सेल में कितने अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं? वो जानता है बच्चा? 64 नहीं, 20 अमीनो एसिड्स, है ना। लेकिन टोटल कोडॉन्स कितने हैं? कितने कोडॉन्स है टोटल? लेकिन टोटल कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड इक्वल टू 61। कितने? क्योंकि 3 स्टॉप कोडॉन भी हैं। क्या है? स्टॉप कोडॉन्स, यू ए ए, यू ए जी, यू जी ए। समझे बात को? वो पूरा टेबल बनी हुई है बेटा 64 कोडॉन्स की। देखो आप अपने एनसीईआरटी में 64 कोडॉन्स की टेबल है। तो उसमें से 61 कोडॉन कोड करते हैं अमीनो एसिड को। 64 में से 3 कोड नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टॉप या टर्मिनेशन कोडॉन है। वो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। ठीक है। और बेटा जो हमारे यहां पर ना 20 अमीनो एसिड है, ध्यान सुनना मेरी बात। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 20 के लिए कोडॉन तो 61 है। इसका मतलब एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन भी तो कोड करते होंगे, है ना। भाई अमीनो एसिड तो 20 ही है और कोडॉन 61 है। इसका मतलब एक एक अमीनो एसिड के लिए कई कई कोडॉन है ना। देख भाई बताएंगे, मैं बताऊंगा कि किसके लिए सबसे कम है, किसके लिए ज्यादा कोडॉन। लेकिन उससे पहले एक बात और सुन लो। आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि सर एक बात बताओ, जब 64 कोडॉन इतने ज्यादा क्यों बनाए, है ना। अच्छा ये बताओ कितने कोडॉन कम से कम चाहिए थे हमें? 20। 20 अमीनो एसिड है तो कितने चाहिए थे मिनिमम? 20। और ध्यान सुना मेरी बात, टोटल बेस कितने नाइट्रोजन बेस, टोटल न्यूक्लियोटाइड के टाइप या नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना बेटा। भाई 4 टाइप की तो है। आप जानते हो यू, यहाँ पे आरएनए में सी, ए, जी, है ना। और 3 3, जैसे सपोज करो 2 2 के कॉम्बिनेशन में लो, अगर डबलेट माने, क्या माने? डबलेट। इफ कोड इज डबलेट कैसा होता? ध्यान सुनना मेरी बात, देखो बहुत काम की बात। कोई क्वेश्चन तुम्हें कोई कर दिया आ जाए कि अगर डबलेट, क्या डबलेट से काम नहीं चलता? डबलेट होता तो पता है कितने कॉम्बिनेशन बनते? 4 into 4 इज इक्वल टू 16 कोडॉन्स। पॉसिबल थे। तो क्या 16 कोडॉन से 20 अमीनो एसिड कोड हो जाते? नहीं होते, पॉसिबल नहीं था। भाई अगर मान लो हम ये बोले हैं कि 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास या नाइट्रोजन बेस हैं, और दो दो लें, एक कॉम्बिनेशन में कितने लें? 2 2। तो आप देख लो बना के, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर 4 टाइप के हैं और दो दो के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पता है टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16 अलग अलग टाइप के, टोटल 16 बन सकते हैं। 16 बन सकते हैं कॉम्बिनेशन। 4 into
ये तो करके देखना कभी, है ना, दो दो के पेयर के, क्योंकि देखना, यू यू एक हो गया, सी दो हो गए, ए तीन, जी चार, है ना, यूसी पांच, यूए छह, यूजी सात, सी ए आठ, सी जी नौ। समझ रहे हो बात को? ऐसे कर करके कॉम्बिनेशन ना, मतलब खुद का भी आपस में भी, दूसरे के साथ भी ऐसे, तो ऐसे टोटल जो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं वो ये फोर की स्क्वायर से बन जाएंगे। लेकिन ट्रिपलेट तो ये पॉसिबल नहीं थे, आप जानते हो, है ना बेटा। अमीनो एसिड कितने थे? 20। इफ फूड इज ट्रिपलेट, जो कि है, तो पता कितने बन गए? 4 into 4 into 4, 4 की पावर 3, 64 कोलॉन्स, जो कि बने, है ना। इसीलिए तो ये माना गया, और ये बात सही साबित हुई। गैमो ने खासतौर पे बोला था कि ट्रिपलेट होता है, ज्यादा भले ही बन जाए, लेकिन तुम कहोगे इस पर सर टेट्राप्लेट बोल दो या क्वाड्रिप्लेट, मतलब चार ले लो एक में। नहीं, फिर तो चार 64 into 4 और हो जाएंगे। 64 into 4 कितने हो जाएंगे? 6 चौक 24। देखो हिंदी वाला पहाड़ा पहाड़ा दल तो पहाड़ा टेबल, है ना। 240 और 4 चौक 16, 256, 256, 256 बन जाएंगे कोडॉन। तो हमें उतने भी ज्यादा नहीं लेने, हमें कम से कम लेने हैं जितने से हमारे 20 अमीनो एसिड बन जाए, है ना बेटा। तो अब दो लेके देख रहे थे तो काम नहीं चल रहा था, तो मजबूरी में तीन लेने पड़े। तो तीन तीन का कॉम्बिनेशन लेना पड़ा, फिर किस किस का? तीन तीन का कॉम्बिनेशन। बात को बढ़िया में आई? यस सर। क्योंकि ये कम से कम लिया है तीन तीन का, भले ही ज्यादा बन गए, क्या करें, 20 तो पूरे हो गए ना कम से कम। अच्छा, अब इसमें तुम देखोगे एनसीईआरटी में अपने में, तो देखो आपको दो कोडॉन ऐसे दिखेंगे, दो कोडॉन, या मैं बोलूं दो अमीनो एसिड, जिनके लिए केवल एक एक कोडॉन है, केवल एक एक। देखना गौर से तुम कहीं भी ढूंढ के देखो कोई बच्चा। एक तो देखो मिथ्योनिन के लिए एयूजी अकेला है, स्टार्ट कोडॉन होता है ये, क्या होता है ये? स्टार्ट कोडॉन। और देखना एक यूजीजी देखो तुम, स्टॉप कोडॉन के पास में होगा ट्रिप्टोफैन के लिए, मिला? ट्रिप लिखा होगा उसके सामने, ट्रिप, वो ट्रिप्टोफैन के लिए है, यूजीजी कोडॉन, है कोडॉन वो यूजीजी। क्यों? मुझे पता है इन तीनों के साथ में ही है वो बॉक्स बना हुआ, तो पता है ये अकेला अकेला कोडॉन है इनके लिए, बस एक एक कोडॉन। और सबसे ज्यादा किस किस के लिए? छह छह, मैक्सिमम छह छह मिलेंगे। देखो ल्यूसिन के लिए LEU, शुरू में ही, फिनाइल एलिन के बाद में। देखो ल्यूसिन है छह उसके, नहीं है? बताओ छह कोडॉन है नहीं है? है ना, गिन लो कितने ल्यू ल्यू लिखे हुए, छह। देखो आर्जिनिन के गिनो कितने हैं, ARG के, और SER सेरीन के भी गिन लेना। दो दो बार में होंगे, है ना बेटा, एक जगह चार और दो, दो जगह है ना, एक जगह। ऐसे सीरीन के भी छह होंगे, देख लो, SER सीरीन, देखो गौर से, चार एक जगह, दो एक जगह, बस ल्यूसिन के इकट्ठे हैं छह एक साथ, है ना, शुरू में ही वो सीधे हैं, डेढ़ बॉक्स है पूरा, एक पूरा एक आधा। तो देख लो तीनों के तीनों ये हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब पूरा बॉक्स भले ही ना याद रहे तुम्हें, तुम्हें मेजर बातें तो पता रहनी चाहिए कि किसका केवल एक एक कोडॉन है, कौन से स्टॉप हैं, किसके सबसे ज्यादा हैं, है ना। तो बस भाई, है ना, कल मिलते हैं, देखते हैं, ठीक है। बुक तो अपनी लेके आते रहो तुम लोग।